बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समराइज़ करेंगे तमाम फैक्टर्स को जो जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं दो क्या हेडिंग के ज़रिए, वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, दूसरी होगी वेज़ोडायलेटर। और इनका स्टिमुलस क्या होगा और स्टिमुलस अचीव हो जाने के बाद रिलीज़ होगी, इनका जीएफआर के ऊपर क्या एक्शन होगा और रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर क्या एक्शन होगा। कुछ का सिर्फ जीएफआर के ऊपर एक्शन होगा, कुछ का सिर्फ रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर, कुछ का दोनों को बढ़ा देना और कुछ का दोनों को डिक्रीज़ कर देना। तो हम इसका फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे वेज़ोकंस्ट्रिक्टर की हेडिंग डालेंगे, फिर हम वेज़ोडायलेटर। जो वेज़ोकंस्ट्रिक्टर वाले एजेंट्स या फिर कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो वेज़ोकंस्ट्रिक्टर में जो पहली हेडिंग आएगी वो आएगी सिंपैथेटिक नर्व्स की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व्स की आएगी। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलस होता है, क्या स्टिमुलस होगा? ब्लड प्रेशर का ड्रॉप कर जाना। सिंपल, अगर रीनल फिजियोलॉजी की ज़बान में बात करूं तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम का ड्रॉप कर जाना, जिसकी वजह से बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो आगे सिंपैथेटिक नर्व की एक्साइटेशन कराएंगे। तो फिर डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी तो फिर ये जीएफआर को भी कम करेगी और रीनल ब्लड फ्लो इसको भी कम करेगी। नेक्स्ट एजेंट है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ये भी लिख देते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स है वो स्पेसिफिकली आफ्रंट आर्टरियोल की रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। जो एंजियोटेंसिन 2 था, आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर इसकी लो कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे लिख देते हैं लो कंसंट्रेशन है तो फिर सिर्फ ईफ्रंट की रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, लेकिन अगर हाई है तो ये आर ए यानी आफ्रंट के भी और ई फ्रंट के भी इसको भी बढ़ा देगा। इसका जो स्टिमुलस होगा वो भी ब्लड वॉल्यूम का या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का ड्रॉप हो जाना, ये इसका स्टिमुलस होता है। और रिलीज कराने के लिए रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम आपने सुना होगा नाम इसका नॉर्मली अगर बताया था कि हम ओवरऑल हाई की बात करेंगे, अगर हाई कंसंट्रेशन हो तो ये जीएफआर गिरती है और रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, दोनों ही कम हो जाएगी। तीसरा एंडोथेलिन, तीसरा कंपाउंड है एंडोथेलिन। नाम से जाहिर है कि ये एंडोथीलियम से ड्राइव होगा, डैमेज एंडोथीलियम से प्रोड्यूस होगा। तो क्या क्या स्टिमुलस हो गए? एक होगा स्ट्रेच ज़्यादा होना, यानी हाइपरटेंशन हो तो फिर ज़्यादा स्ट्रेच होगा जिसकी वजह से एंडोथीलियम ज़्यादा डैमेज होगी, फाइनली एंडोथेलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसका अमाउंट अगर ज़्यादा हो ये भी इसको रिलीज़ कराएगा, तो एंजियोटेंसिन 2। तीसरा एपिनेफ्रिन, ये भी इसको रिलीज करवाती है। और चौथा वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉप कर जाना, जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रक्शन होगी। और इसका भी इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा कि ये ड्रॉप कर देगी जीएफआर को भी और ये ड्रॉप कर देगी रीनल ब्लड फ्लो को भी। जो एंडोथेलिन होती है ये भी आर ए और आर ई को बढ़ा देती है, यानी आफ्रंट और इफ्रंट आर्टरियोल की रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। ये तो तीन हो गए वेज़ोकंस्ट्रिक्टर। अब हम देख लेते हैं वेज़ोडायलेटर कौन कौन से हैं। तो हेडिंग दे देते हैं वेज़ोडायलेटर। जो वेज़ोडायलेटर, इसमें से हमने इंपॉर्टेंट चार पढ़ने हैं। पहला होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन में भी PGE1, PGE2 और PGI2, जिसको प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं। इनका जो स्टिमुलस होगा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का ड्रॉप कर जाना या फिर शेयर स्ट्रेस, यानी एंडोथेलियम के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वहाँ से भी रिलीज होती है लोकली। या फिर एंजियोटेंसिन 2, इसका लेवल भी अगर ज़्यादा हो तब भी ये रिलीज होती है प्रोस्टाग्लैंडिन का नॉर्मली ये फंक्शन होता है कि इन्होंने जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करना होता है, यानी उसको गिरने नहीं देते। तो हम ये कह देते हैं कि इनका इंक्रीज करना टू मेंटेन जीएफआर, इंक्रीज बढ़ा देना टू मेंटेन रीनल ब्लड फ्लो। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर पहले से एंजियोटेंसिन 2 वाला काम चल रहा है, यानी एंजियोटेंसिन 2 पहले से ही रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को कम कर रहा है, तो फिर ये फैक्टर्स एक्टिवेट होकर ये जीएफआर को मजीद गिरने नहीं देंगे बल्कि इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन होता है। और ये किस तरह काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन? ये डैम्प करते होते हैं, डैम्पन करते होती है, डैम्पन द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंजियोटेंसिन 2, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
प्लस एंजियोटेंसिन 2 इसके इफेक्ट को डैम्पन करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका जो स्टिमुलस होता है वो भी शेयर स्ट्रेस, यानी ज़्यादा स्ट्रेच होगा एंडोथेलियम या फिर एसिटाइलकोलिन जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से प्रोड्यूस होता है, हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ब्रैडिकाइनिन कोर वेज़ोडाइलेटर आ गया, और एक और एटीपी ये भी एक वेज़ोडाइलेटर है या एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है एटीपी। जो इसका फंक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देना। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसको हम एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर भी बोलते हैं, एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, और इसने आफ्रंट और इफ्रंट दोनों को कम करना है, जिसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन होगी और जीएफआर और आरबीएफ दोनों बढ़ेगा। तीसरी कैटेगरी आती है ब्रैडिकाइनिन की। ब्रैडिकाइनिन, जो ब्रैडिकाइनिन होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट करते हैं, और एक एंजाइम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को जो एक एंजाइम होता है जो ब्रैडिकाइनिन को तोड़ता होता है, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर ये एंजाइम का लेवल कम हो तब ब्रैडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा, तब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को मुझे कम करना पड़ेगा तभी ब्रैडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा। जो ब्रैडिकाइनिन्स होते हैं ये भी जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। किस तरह बढ़ा देते हैं? ये भी आफ्रंट की जो ब्रैडिकाइनिन होते हैं ना, ये आफ्रंट की रेजिस्टेंस को कम कर देती है। ये इस तरह से काम करती है कि ये एनओ की सिंथेसिस को और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो ये अपना एक्शन डायरेक्ट नहीं करते होते, बल्कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फाइनली जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो दोनों के दोनों ज़्यादा हो जाती है। लास्ट फैक्टर है उसका नाम है नाइट्राइयूरेटिक पेप्टाइड। नाइट्राइयूरेटिक पेप्टाइड यानी ऐसे पेप्टाइड जिन्होंने नाइट्राइयूरेसिस करानी है, सोडियम का लॉस कराना यूरिन के अंदर। ये दो होते हैं, एएनपी और बीएनपी। एएनपी प्रोड्यूस होता है एट्रिया से हार्ट से, और बीएनपी प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल से, और दोनों का जो स्टिमुलस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेस या फिर ज़्यादा स्ट्रेच देखने को मिलता है। इसका जो मेन एक्शन होता है एएनपी और बीएनपी का, वो बेसिकली जीएफआर को क्या कर देना, बढ़ा देना होता है, लेकिन इनका रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इनका रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जो एएनपी और बीएनपी इस तरह से काम करती है कि ये जो रीनल आफ्रंट आर्टरियोल है उसके रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, आरए को कम करके आरई को बढ़ा के, जिसकी वजह से जीएफआर तो थोड़ा सा बढ़ जाती है और रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर थोड़ा सा रीनल ब्लड फ्लो कम भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये था बेसिक फ्लो चार्ट कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर उसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।